गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली बात करी थी हमारे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की डिफरेंस के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आगे की टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन है क्या हमारे पास, है ना। एड्जॉर्प्शन के बेसिकली दो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकेंड इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, है ना। बेसिकली फिजिकल और केमिकल नाम से जब आपको पता लगता है क्या होता है, फिजिकल मतलब कि फिजिकल इंटरेक्शन टाइप हो रही है ना। और केमिकल में क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज आ रहा है ना, जब एक न्यू सब्सटेंस है ना, बाय केमिकल रिएक्शन के मीन से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, जो फर्स्ट इनमें डिफरेंस है ना, बेसिकली जो है ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया सीबीएसई में, और चांसेस भी इसके पूछे जाने के बेसिकली 3 मार्क्स के अराउंड ये आ जाता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करो तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बेसिकली क्या गिवन है कि दिस इज अकम्पेन्ड बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सिर्फ, क्योंकि मैंने अभी बात करी कि फिजिकल चेंज में कोई भी एक केमिकल टाइप का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आती, जनरली एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करती है, इसको हम बोलते हैं सिंपली वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। मतलब बेसिक आप नींव बोलते, जैसे घर की नींव होती है ना, उसके बिना घर बन नहीं सकता, तो कुछ और टाइप के फोर्सेस हो ना हो, जनरली ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी जो सब्सटेंस में, है ना। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उस मॉलिक्यूल का, उतने ज़्यादा ये अट्रैक्शन शो करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये था फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। बट अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस की बात करूँ तो वो उसमें स्पेसिफिकली किसी टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है एड्जॉर्प्शन होने के टाइम पे, है ना। कि जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि सिंपल अगर मैं बोलूँ कि मैं चौक से राइट कर रहा हूँ, है ना, बोर्ड पे, क्या मैं इसको रब नहीं कर सकता? इजीली कर सकता हूँ बाद में, है ना। अगर मैं बोलूँ कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने, तो उसको इजीली रब आउट कर सकता हूँ। मतलब क्या, एड्जॉर्प्शन का और जो हमारे पास एड्जॉर्बेंट है सरफेस, जो हमारा बोर्ड है, और एड्जॉर्बेट है चौक, उसके बीच में ऐसा कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ था, है ना। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ था तो उसको हमको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बट फिजिकल अट्रैक्शन वीक होती है काफ़ी। यहाँ पे लिखा भी है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट यहाँ पे केमिकल बॉन्ड लग रहा है। केमिकल बॉन्ड किसी भी टाइप के एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है, वाइंडिंग भी हो सकता है, जनरली वो कोवलेंट नेचर का पाया जाता है, जनरली कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जनरली जो हमारे पास कोवलेंट नेचर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो मेजर डिफरेंस है कि किस बेसिस पे ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं। मेजर जो इनमें पॉइंट था ये था कि यहाँ उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड होता है ना, ऑब्वियस बात है केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी बात हो कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये चीज़ क्या होती है? बेसिकली आप लोग जब एंथैल्पी पढ़ते हो, आपने एक टर्म सुनी होगी एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब बॉन्ड का तोड़ने में या बॉन्ड को बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए उसको सिंपली बोलेंगे, या कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, है ना। इसी तरह यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि एड्जॉर्प्शन जो है बेसिकली एक्सोथर्मिक नेचर का प्रोसेस है ना, इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है उसको, उसमें से हीट बाहर निकलती है, वोल्ड आउट होती है। जब भी एड्जॉर्प्शन होता है तो पक्का उसमें से हीट निकलती है हमेशा, है ना। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब हीट निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब नेगेटिव फॉर्म में होगी। बट ज़्यादा किस में निकलेगी? एक तो ये हीट दे रखी है कि 40 से 400 किलो जूल पर मोल, दूसरा यहाँ पे हमें दे रखी है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियस सी बात है कि हीट इसमें कम निकल रही है। उसका रीज़न क्या है? हीट इसमें कम निकल रही है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका बॉन्ड जो पहले से वीक था, बॉन्ड वीक था, तो एड्जॉर्प्शन जब हुई, एड्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ, उसको बॉन्ड बनाने के लिए उसको हमें कम ही एनर्जी, मतलब पहले से वो स्टेबल था, मतलब जो एनर्जी उसमें से कम ही निकालनी पड़ी। कहने की बात ये, उसको बॉन्ड तोड़ेंगे, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बट अगर यहाँ पे बात करूँ केमिकल बॉन्ड बना तो ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने की, जो एड्जॉर्प्शन जब हुआ मतलब जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट में जो बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है, एक बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी हाई होगी वहाँ पर, और यहाँ पे लो होने वाली। रीज़न भी क्योंकि यहाँ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे हाई अट्रैक्शन चार्जेस टाइप के बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेसिकली जो हमने बोला कि कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, क्योंकि फिजिकल चेंज है। यहाँ से मैंने चौक पे यहाँ लिखा तो ऑब्वियसली बात है कोई नया कंपाउंड नहीं बना, इजी में उसको रिप्लेस कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे बोलो कि एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन डेफिनेटली होता है। तो जब भी केमिकल वर्ड का कहीं यूज होता है ना, तो मतलब केमिकल वर्ड का मतलब ही यही है कि कोई केमिकल रिएक्शन टाइप होगा वहाँ पे और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी प्रॉपर्टी समथिंग डिफरेंट होने वाली है इन चीज़ों से।
है ना। सो केमिजोप्शन में क्या होता है, हाँ केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमियोजोप्शन भी बोलते हैं, केमिजोप्शन, और इसको बोलेंगे फिजियोजोप्शन, फिजियोजोप्शन, ये ठीक है, कोई भी नाम तो बुला सकते हो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोजोप्शन। सो ये 3 पॉइंट है बेसिकली। 4th पॉइंट में क्या दे रखा है कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर, और केमिजोप्शन में क्या दे रखा है, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता जहां से वो चला था। मैं बात करूं आपको, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है वो जनरली इरिवर्सिबल नेचर ज्यादातर, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा हमको कंडीशंस लगानी पड़ रही है, बहुत टेम्परेचर दिया उसको, है ना, तो वो बनाने के लिए तो उसको रिवर्ट बैक करना ही इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला हमारे लिए। बट अगर फिजिकल कोई लिए, जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया कि चौक मैंने एडजॉर्ब कराया बोर्ड के ऊपर, तो मेरे को कितनी देर लगी इसको हटाने के लिए, वापस रिवर्ट बैक करने के लिए मुझे कितनी देर लगेगी, कुछ भी नहीं, ना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा। बट केमिजोप्शन की बात करूँ तो इसको वापस लाने के लिए, अपने मेन जो कंपोनेंट्स थे दोनों को अलग अलग करने के लिए, जो एडजॉर्प्शन हो चुकी थी उसमें हमको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ सकती है उसको वापस तोड़ने के लिए, है ना, जो हमने सेकंड पॉइंट भी डिस्कशन किया। सो बेसिक बात क्या है, इरिवर्सिबल नेचर का मतलब ये है कि वापस रिवर्ट बैक करना उसको मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वहाँ पे, वापस रिवर्ट बैक करना उसके लिए, मतलब क्योंकि ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। देखो एडजॉर्प्शन होने के बाद एनर्जी कितनी ज़्यादा निकल रही है, मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, एनर्जी जितनी निकलेगी सिस्टम से उसका मतलब है सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो मतलब स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। हमें पता है कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ये बात हमको पता है। तो एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम में से एनर्जी ले रहे हो आप, उससे बाहर निकल रही है, बाहर निकलते तो एनर्जी और कम हो रही है सिस्टम की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, तो इरिवर्सिबल नेचर टाइप का है, वापस आना कम प्रेफर करेगा। स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है उसकी एडजॉर्प्शन के बाद बहुत ज़्यादा, तो प्रेफर वापस आना बहुत कम करेगा, तो इरिवर्सिबल टाइप का है और इरिवर्सिबल टाइप का। ये थे 4 पॉइंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बात करूं तो इसका 5th पॉइंट बेसिकली क्या दे रखा है कि दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन जो है अकर्स एट अ लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर लो रखेंगे तो फिजियोजोप्शन जो है डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, मतलब तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बट टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसका जो कर्व है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसके बीच में ग्राफ बनाऊँ कि क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे बोलूँ कि क्या है एडजॉर्प्शन का रेट, एडजॉर्प्शन जो है वो कितना हो, तो टेम्परेचर लो पे वो पीक पे होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी एडजॉर्प्शन की उस टाइम पे। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सडन डिक्रीज आएगा और फिर इस तरह से फिर कांस्टेंट हो जाएगा कि स्टार्टिंग में जो है लो टेम्परेचर पे वैल्यू बहुत हाई है, इस तरह से लो टेम्परेचर पे ये T1 मान लो और ये मान लो ये T2 है, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, देखो T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो T2 पे वो कम है ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो 1 पे हो रही है। देखो वैल्यू देख लो, एडजॉर्प्शन की वैल्यू कितनी है T2 पे, काफ़ी कम है, इस पे वैल्यू कितनी ज़्यादा, हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो यहाँ पे PAD2 है, ये PAD 2 पे और ये 1 पे है ना, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 1 वाले की। तो मतलब क्या है, जो एडजॉर्प्शन है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पास टेम्परेचर के। बेसिक जो चीज़ तो फंडामेंटल था वो ये था। फिजियोजोप्शन के केस में ये ऑब्वियस बात है, खुश हो तो ऐसा क्यों है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स में सिंपल सा वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन करना है कि भैया तू आजा मेरे पास, मैं सिंपली हम दोनों आपस में अट्रैक्शन करके रखेंगे और कुछ नहीं, हमारे साइज की वजह से, ये है वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन। सो अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे, खुद सोचो, तो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना, किसी चीज़ को एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो मोशन है पार्टिकल्स का वो बढ़ने लगेगा, तो मोशन की वजह से क्या होगा, ये अगर एक जगह पे टिके रहते तो वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन हाईएस्ट है। बट अगर मैं बोलूँ कि ये इधर मूव कर रहा है इधर मूव कर रहा है, तो क्या अट्रैक्शन शो करेंगे दूसरे के लिए, है ना, तो अट्रैक्शन होगी ही नहीं। तो फिजियोजोप्शन इसलिए डिक्रीज होता चला जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। बट इस केस में ऐसा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या, इट फर्स्टली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब क्या है, बट देन डिक्रीज विथ फर्दर डिक्रीज, मतलब स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होगा बट बाद में डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक बात और यहाँ पे कि यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे पहले डिक्रीज होता फिर बाद में कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जितना भी बढ़ाते जाओ उसके बाद एडजॉर्प्शन पे फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा एक टाइम पे आगे, है ना। इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट, है ना। यहाँ पे जहाँ पे कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया
इसको बोलेंगे क्या, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड स्टेट मतलब उसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं होता ना कि मैं आपको बोलूं कि आपका माइंड जो है सैचुरेशन स्टेट में जा चुका, मतलब क्या, इसके बाद आपके माइंड में कुछ घुसना सब बंद हो जाएगा। उस पॉइंट बोलते सैचुरेशन पॉइंट, है ना, कि सैचुरेशन आ चुका कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसी तरह इसका सैचुरेशन भी कि जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाता रहूँ, देखो जितना मर्जी बढ़ाता रहूँ टेम्परेचर यहाँ बढ़ रही है, पॉइंट हमेशा यहीं पे आने वाला है, एडजॉर्प्शन तो इतनी ही रहेगी। इसी तरह यहाँ बात करूँ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, टेम्परेचर के साथ में हमने केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ बनाया, तो किस तरह से बनेगा, स्टार्टिंग में जो है वो कम है, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होने लगेगा और फिर कांस्टेंट। इस तरह से ग्राफ बनने वाला किसका, है ना। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, देख लो वैल्यू बढ़ रही है, फिर बट देन डिक्रीज विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। फर्दर इंक्रीज करते रहोगे टेम्परेचर को तो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और फिर से ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ कांस्टेंट होता है वैसे यहाँ भी सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। स्टार्टिंग में इंक्रीज क्यों हुआ, स्टार्टिंग में इंक्रीज होने का मतलब देखो 7th पॉइंट से रिलेट करो, इसको मैं क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम कम से कम छोटी छोटी जितनी मर्जी हो, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज रिएक्ट कर, है ना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे बोलते हैं ना झटका से देना पड़ता है, स्पार्क सा उस चीज को स्टार्ट करने के लिए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो चीजों को पास लेके आओगे वो अपने आप ही अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। बट किसी को रिएक्ट करवाना है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी भी फॉर्म में हो, है ना, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये जो इतना बड़ा ग्राफ है ना, जो स्टार्टिंग में जो ये टेम्परेचर इसने यूज किया है, ये जो चीज है, ये वाली, ये जो एनर्जी यूज हो रही है ना, ये टेम्परेचर आप दोगे, ये एनर्जी यूज हो रही है ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो पाथ है ना इतना सा बना रखा डार्क शेड में, सो मतलब क्या है, यहाँ पे इतनी एनर्जी जो है वो ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की तौर पे यूज होगा। ये स्टार्टिंग का टेम्परेचर, मतलब आप हीट दोगे पहले तो वो हीट कंज्यूम करेगा स्टार्टिंग में रिएक्शन, उसको खुद को स्टार्ट करने में, यहाँ तक उसने स्टार्ट करने में लगा दी एनर्जी, उसके बाद से यूज कर रहा है उसको, उसके बाद से वो डिक्रीज होने लगेगा इस तरह से, है ना। सो ये है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो यहाँ पे 6 पॉइंट का दे रखा है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बट इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब क्या, स्पेसिफिक नहीं है कि फिजिकल ऑप्शन को वो नहीं देखता कि किस टाइप का बॉन्ड है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, पोलर है, नॉन पोलर, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो सबके साथ अट्रैक्शन हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल छोटा बड़ा जैसा भी हो, सबके साथ वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन होगी, छोटी सी हो बेशक, थोड़ी सी हो, छोटा सा साइज है इस चौक का, थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करेगा सर, बट करेगा पक्का फॉर श्योर। बट केमिकल बॉन्ड की बात हो तो ऑब्वियस बात है, हमें पता है कि एक जो बॉन्ड है, एक जो मॉलिक्यूल है, वो किसी स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन देता है, ये फॉर श्योर, है ना। तो जो है यहाँ पे स्पेसिफिक होता है नेचर का कि हाँ एक मॉलिक्यूल जो है एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन शो करेगा, वरना एडजॉर्प्शन शो नहीं करेगा केमिकल टाइप। सो बेसिक डिफरेंस से अगले अब कुछ और डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले डिफरेंस की बात करूँगा, बेसिकली 8 पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि इट फॉर्म्स अ मल्टी मोलिकुलर लेयर, है ना। जब भी फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिकल ऑप्शन होगा तो जो लेयर्स फॉर्मेशन होने वाली, कि मैं बोलूँ कि एक सरफेस की बात करूँ, है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे सरफेस फॉर्म कर लिया, ये हमारा सरफेस है, एडजॉर्बेंट है, इस तरह से ये हमारा क्या है, सरफेस। सो मान लो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो इस पर, तो क्या होगा, सिंपली, है ना, 1 2 इस तरह से मान लो एडजॉर्प्शन स्टार्ट होती है, हमारे पास भी एडजॉर्प्शन हो चुकी है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, जो जिसको मैं क्या बोलूँगा, एडजॉर्बेट हमारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी होगा, है ना, यहाँ भी सरफेस पे केमिकल ऑप्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, सरफेस है ये, साथ में ये टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगेंगे, है ना। सो इसमें क्या है, ये भी हमारे पास फर्स्ट लेयर है। बट अब देखा जाए कि मान लो जिस यहाँ पे जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करेंगे, जो अगले जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो यहाँ जगह नहीं बची तो क्या होगा, वो इसके ऊपर लाई करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो एडजॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे, मैंने ये इसके साथ एडजॉर्ब कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने वीक है कि मतलब क्या है, मतलब वीक, बिल्कुल ही वीक है वो, है ना। थोड़े से डिस्टेंस से भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकते, बट ये चीज़ है स्पेसिफिक नेचर की है। कि मैं बोलूँ कि इस लेयर के साथ सरफेस है हमारा, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाना था किसी टाइप का,
बट जो अगला मॉलिक्यूल आएगा वो क्या पता इसके साथ बॉन्ड ना बना पाए सीधा, वो तो इससे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहा ना। बॉन्ड का मतलब क्या, डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, बट ये थोड़ा दूर है तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है अगली लेयर पे। बट यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन टाइप नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन शो करना है। वो इसके थ्रू भी कर सकता है, वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकेगा, वो क्योंकि वीक है, वो ऑब्वियस सी बात है वीक ही होने वाली। बट यहाँ पे जो है जो बॉन्डिंग होगी उसके लिए इसको डायरेक्टली जो है उसके अंदर अटैच चाहिए चीजें, है ना, बॉन्ड तभी बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा। सो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगली लेयर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे एक ही लेयर बन पाती है किस केस में, इसलिए बोला यूनी मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनी मतलब वन लेयर होगी, है ना, वन मोलिकुलर लेयर ही बन पाएगी एडजॉर्प्शन करते टाइम। बट यहाँ पे क्या है, मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मतलब मोर देन वन, है ना, एक से ज्यादा लेयर जो हमारे पास फॉर्म हो सकती है, मोर देन वन लेयर यहाँ पे इजिली फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या देखा, देखो जो अभी तो डिफरेंस मेन होगा, जो 2 पॉइंट लास्ट के बचे हैं वो कॉमन है दोनों में। यहाँ बोलूँ कि इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, और ये भी प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। अगर मैं बोल लूँ सिंपल कि ये चीज थी, ये सरफेस है हमारा, ये क्या है हमारे पास, सरफेस, ये सरफेस डार्क शेड वाला जो है सरफेस है हमारे पास। सो अभी मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स मेरे को एड्जॉर्ब करवाने थे इसके ऊपर, ठीक है, अभी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा हो ऊपर। बट अगर मैं बोलूँ कि अभी ये मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े मोशन में होंगे कि दूर दूर है, गैसेस मॉलिक्यूल जो ऑब्वियसली मोशन में होंगे, दूर दूर होंगे, बट मुझे इनको एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाना है, ज्यादा एड्जॉर्प्शन करवानी है। अभी क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल आया, टहलता टहलता, चलो जी अच्छा एड्जॉर्ब करना हो गया जी, यहाँ से आया टहलता टहलता, चलो एड्जॉर्ब करना हो गया जी, इतना पॉसिबल है ना, 2-4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे 10 में से। बट अगर मैं इनका प्रेशर बढ़ा दूं कि भाई मैं तेरे को प्रेशराइज करता हूं किसी चीज को करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है तो करेगा, है ना। वही चीज इसके साथ है कि इसको प्रेशराइज किया जाए, अगर मैं यहाँ पे वेट्स डाल दूं इस तरह से, इसको पुट डाउन कर दूं, तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल, यहाँ पे क्या होगा, ये जो पिस्टन है, यहाँ पिस्टन लगा रहेगा, वो इतना नीचे आएगा, तो प्रेशर तो है वो गैस का क्या हो, बढ़ चुका है, मतलब गैस के पार्टिकल अब नियर बाय सरफेस आ चुके, तो वो अब एड्जॉर्प्शन ज्यादा करने वाले हैं। ऑब्वियस बात है, पहले जो 2-4 लोंडे थे टहल रहे थे, बदमाश होते थे, तो भाई हमने नहीं करना, भाई क्या करना, तो वही चीज है, उसको प्रेशराइज करा जाएगा, उसको डराया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी करने लगे। तो प्रेशराइज का मतलब प्रेशर बढ़ाया गया, तो ऑब्वियसली बात है जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा, चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन है चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिनेरियो, दोनों केस में प्रेशर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा ही होगा हमारे पास। सेकेंड क्या है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली दोनों इंक्रीज हो गए, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं हमारे पास। कैसे देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे इतना सा सरफेस दे दिया गया, इतना सरफेस दे दिया गया, बट अगर मैं बोलूं कि ये चीज सरफेस एरिया अगर मेरे को इतना कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे को अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अरेंज कराने तो कितने कराऊंगा, 1 2 3 4 5 ही ना, बस केमिकल ऑप्शन हुआ तो 5 ही, फिर जो ऑप्शन हुआ तो इसके ऊपर भी थोड़े से करा लूंगा, इतना ही ना। बट अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, यहाँ कितने मोल लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 मॉलिक्यूल्स मान लो आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी और लेयर बन सकते। तो कहने की बात क्या, मतलब वही बात है कि अगर बेंच छोटा सा ही है तो उसके एक जने की स्पेस है तो एक ही बैठ पाएगा, एक स्टूडेंट उस पर सिट कर पाएगा इजीली। बट अगर बेंच जो काफी बड़ा है, 3 बच्चे बैठ सकते हैं, 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो वहां पे बैठना पॉसिबल है ना, वहां पे बेवकूफी होगी कि हम एक को बिठा रहे, है ना। सो कहने की बात क्या, सरफेस एरिया या प्रेशर दोनों बढ़ाओगे तो क्या होगा, उससे दोनों के दोनों एड्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था किसको लेकर, फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन। सो आगे देखते हैं। अभी हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया कि बेसिक डिफरेंस क्या है फिजिकल ऑप्शन में और केमिकल ऑप्शन में। अब बात करेंगे जो हमने 2 इफेक्ट पढ़े ना, उनको कंबाइन करके देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर क्या आता है बेसिकली, है ना। अभी मैंने एड्जॉर्प्शन मान लिया सिंपल, है ना, फिजिकल ऑप्शन टाइप का एड्जॉर्प्शन है, तो मैं देखूंगा कि प्रेशर बढ़ाने से, देखो दोनों केस में प्रेशर बढ़ाने से तो डेफिनेटली क्या हो रहा है ना, एड्जॉर्प्शन जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने देखा ना, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज होगा। अगर मैं मिक्स करूँ तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन और प्रेशर का अगर मैं कर्व बनाऊँ तो क्या हमने देखा कि दोनों केस में प्रेशर बढ़ाने से ऑब्वियसली बात है एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। कि मान लो यहाँ से था एड्जॉर्प्शन इस तरह से बढ़ा, एक बार एड्जॉर्प्शन बढ़ा, उसके बाद जाके कांस्टेंट,
है ना, बाद में जाके कांस्टेंट होने वाला फोर श्योर, क्योंकि एक आपको पता है एक लिमिट है कि यहाँ पे आके कांस्टेंट हो चुका है ये। इस प्रेशर को बोलोगे क्या, सैचुरेशन प्रेशर, है ना। इस प्रेशर पे जाके मतलब हमारा जो है सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है, मतलब इसके बाद जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो फर्क नहीं पड़ता, एड्जॉर्प्शन जो है हमारा उतना ही रहने वाला है। जिस तरह मैं आपको बोलूँ कि एक गिलास वाटर में सिर्फ 10 चम्मच चीनी घुल सकती है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। तो 10 चम्मच चीनी घोलने के बाद आप अगर 11वां चम्मच डालोगे तो घुलने नहीं वाला, फोर्स और वो अनडिजोल्व ही रहेगा, दिखेगा आपको साफ साफ कि हाँ पानी में पड़ा हुआ है। बट अगर आप लोग उसको थोड़ा सा हीट कर दो, हीट करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएंगे, है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस है कि थोड़ा दूर दूर जाएंगे तो स्पेस बनाएंगे अपने अंदर, तो शुगर मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा उसके अंदर जा सकते हैं। बट गर्म पानी तक ठीक है, 11वां स्पून उसमें घुल गया, बट जैसे ही पानी ठंडा होगा फिर से तो वापस उसको फेंक के बाहर मारेगा शुगर को, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं बचेगा। ठंडा होगा फिर से पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, स्पेस जो ऑक्यूपाइड था शुगर का उसको बाहर फेंकेगा वाटर, और वो फिर से अनडिजोल्व स्टेट में चला जाएगा। मतलब क्या कि हर एक चीज़ की एक हद होती है, लिमिट होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हाँ प्रेशर जो है एक बार अप्लाई करते रहो, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बट कब तक बढ़ेगा, टाइम तक बढ़े। एक तो ये इस तरह एक कर्व ये हो सकती है हमारे पास इस तरह से, तीसरी कर्व मान लो ये बना दी, चौथी कर्व मान लो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर में मैंने कर्व बना दी 4। अब हमें देखना है कि टेम्परेचर का एक्चुअली में ऑर्डर क्या होने वाला। तो एक बात बताओ, बेसिकली यहाँ पे क्या देखो, आपको पता है हमने देखा कि अगर मान लो हाई टेम्परेचर की बात करो तो हाई टेम्परेचर पे केमिकल ऑप्शन पे भी हमारा एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होने लगता है। सो हमने सपोज कर लिया कि हाँ फ्रीज ऑप्शन केमिकल ऑप्शन ऐसी स्टेज पे बात करें जहाँ टेम्परेचर हाई है, तो दोनों केस में एड्जॉर्प्शन जो हमारा डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो वैल्यू देख लेंगे, इस प्रेशर की बात कर रहे हैं, मान लो इस प्रेशर पे T1 के केस में वैल्यू कितनी है एड्जॉर्प्शन की, ये वैल्यू। T2 के केस में वैल्यू कितनी है एड्जॉर्प्शन की, यहाँ पे। T3 के केस में ये है ना एड्जॉर्प्शन का, ये लाइन है तो हम इस पे ड्रॉ करेंगे। चौथे केस में ये है एड्जॉर्प्शन के। सो इसको AD1 मान लिया, इसको AD2 मान लिया, इसको AD3 क्योंकि T3 पे, और ये AD4 क्योंकि T4 पे है, ये मान लिया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से कि जो AD1 है उसकी वैल्यू कम है AD2 से, फिर वैल्यू ज़्यादा है AD3 की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस में हुई है, 4, मतलब टेम्परेचर 4 पे। तो मतलब ये किसको कोरस्पोंड कर रहा है, T1 को, ये कोरस्पोंड कर रहा है T2 को, ये कर रहा है T3 को, और ये कर रहा है T4। सो ऑब्वियस बात है, हम देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन हमारा डिक्रीज होता है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एड्जॉर्प्शन किसका डिक्रीज, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका कम होगा, इस T1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ जो एड्जॉर्प्शन है सबसे कम है। आप देख सकते हो कि इस टेम्परेचर में सबसे कम एड्जॉर्प्शन है, तो हमारा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू यही होने वाली। इस तरह से हमारा जो है वो ऑर्डर आने वाला। तो ये ऑर्डर है हमारा सिंपली टेम्परेचर का। सो इस तरह से आपको ग्राफ देके पूछ लिया था, जनरली जेई के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए कि ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछ ले देगा कि टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है। सिंपल सी बात है, तो एड्जॉर्प्शन ये प्रेशर दिख रहा है, ऐसा ग्राफ है, तो जितनी ऊपर वाली पीक होगी उसका टेम्परेचर उतना कम, जितनी नीचे वैल्यू होगी उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा। देख सकते हो आप लोग, टेम्परेचर सब T1 वैल्यू सबसे नीचे है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि इसका एड्जॉर्प्शन सबसे कम है, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मतलब एड्जॉर्प्शन का। हम बोल सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। दोनों केसेस की बात, जनरल ग्राफ अगर दे रखा है तो वो जनरली फ्रीज ऑप्शन की बात करेगा, केमिकल ऑप्शन की बात कर रहा है तो मतलब हाई टेम्परेचर की बात करेगा, वैसी बात है, जहाँ पे प्रेशर के साथ में एड्जॉर्प्शन अल्टीमेटली टेम्परेचर के साथ में एड्जॉर्प्शन जो है अल्टीमेटली डिक्रीज होता हो। सो ये था बेसिकली ग्राफ के बारे में रिलेटेड। यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो भी देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन है वो क्या है, बेसिकली एक्सोथर्मिक नेचर के। सो हम बोलूँगा कि मान लो यहाँ पे मैंने एड्जॉर्बेंट लिया और साथ में एड्जॉर्बेंट लिया, ये इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास। उसके बाद ये होने के बाद क्या होगा, सिंपली इन दोनों को मिक्स करके तो क्या एड्जॉर्प्शन होने वाली है, और एड्जॉर्प्शन के साथ साथ में हमारे पास हीट निकलेगी। अब ये बात करूँ फ्रीज ऑप्शन की, तो मान लो रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर की बात। सो कुछ सोचो कि अगर ये सिनेरियो है हमारे पास कि हीट हमारे पास एज ए प्रोडक्ट हमारे पास बाहर निकल रही है। सो ली चार्टली प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मैं इसको ओवर हीट देने लगूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको ओवर हीट देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि हीट अगर मैंने और सप्लाई करी, हीट इंक्रीज कर दी अगर,
सो एक बात बताओ, रिएक्टेंट्स में मैं हीट दे रहा हूं, क्या यहाँ पे इन दोनों चीजों में से कहीं हीट लिखा, मतलब क्या यहाँ पे हीट कंज्यूम हो रहा है क्या? नहीं ना, है ना। एड्जॉर्प्शन कराने के लिए मुझे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे तो हीट कंज्यूम ही नहीं हो रही। बट हाँ, अगर मैं ये देखूँ कि उल्टी वाली रिएक्शन में देखूँ कि जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम, है ना, एक रिएक्शन है कि ऊपर वाली रिएक्शन के लिए देखो, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ऊपर वाला जो हमने एरो लगा रखा है, ठीक है, ऊपर वाले एरो के लिए क्या है, ऊपर वाले एरो के लिए ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा जो एरो की डायरेक्शन होती है वो प्रोडक्ट की साइड को वो होता है, उसका हेड जो होता है, और टेल होती है रिएक्टेंट की साइड। यहाँ पे जो नीचे वाले एरो में क्या देखो, हेड की साइड है इस साइड, मतलब ये प्रोडक्ट है नीचे वाले एरो के लिए और वो रिएक्टेंट है। तो देखा जाए तो मतलब अगर हीट मैं दे रहा हूँ तो हीट जो कंज्यूम हो रही है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, मतलब उल्टे प्रोसेस में जब हम रिवर्स बैक आ रहे हैं, मतलब जब हमारा डिसऑर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इस केस में हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रहा है और नीचे वाले के लिए डिसऑर्प्शन। सामने बड़ा डिसऑर्प्शन मतलब जो उसका उल्टा आता है, मतलब एडजॉर्प्शन जो हो चुका है उससे पार्टिकल वापस से बाहर निकालना। सो उस केस में क्या देख पता लग रहा है कि साथ साथ जब हम हीट देंगे तो हीट कंज्यूम कहाँ हो पा रही है, बस इसी स्टेप में, यहाँ से यहाँ जब जा रहे तभी कंज्यूम हो पा रही है। तो हमने जो चीज़ दी है उसको कंज्यूम भी तो करना है, तो कंज्यूम करने के लिए यही ऑप्शन है हमारे पास कि हमको हीट यहाँ से यहाँ लेके जानी पड़ेगी। मतलब हीट देते रहोगे तो जो सिनेरियो है वो ये वाला एरो जो वो इंक्रीज होता रहेगा, मतलब ये एरो पहले इतना था तो बढ़ जाएगा, मतलब इधर वाली डायरेक्शन ज़्यादा होती जाएगी। तो मतलब क्या है, डिसऑर्प्शन ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि हीट बढ़ाओगे तो इट विल प्रेफर डिसऑर्प्शन, है ना। ये था अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हाँ ये ऐसा सिनेरियो होता है। तो हीट ऑब्वियसली बात है, जब डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने से क्या होगा, हीट डिक्रीज है तो मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में हमको हीट मिल रही है ना। सिस्टम का टेम्परेचर लो करोगे तो हमको प्रोडक्ट तो ज़्यादा चाहिए ना, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, रिएक्टेंट ज़्यादा डालने पड़ेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट में कौन कौन है, एडजॉर्प्शन भी है और हीट भी है, तो एडजॉर्प्शन भी, हीट हमको बढ़ानी है तो ऑब्वियसली बात है एडजॉर्प्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा वहाँ पे। सो लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है और हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन कम होता है, ठीक है।